Hello students, this is Sunil Nain teaching AIMS GK and Chemistry at BY's Classes Kota. Today our discussion topic is Test 3 Solutions. यानी हम पीरियोडिक टेबल के सॉल्यूशंस डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किया है तो ये सॉल्यूशंस देखने से पहले आप BY'sClasses.com विजिट करके या BY's Classes ऐप डाउनलोड करके वहाँ पे ऑनलाइन चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज से एक बार टेस्ट अटेम्प्ट कर लें, फिर उसके बाद आपको वीडियो सॉल्यूशन देखने में ज़्यादा मजा आएगा। और अब तो आपके पीरियोडिक टेबल के जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो भी कंप्लीट आ चुके हैं। फ्री वीडियो लेक्चर जो मैंने आपको दिए हैं वो भी कंप्लीट आ चुके हैं, तो वो आपने अगर देख लिए होंगे तो टेस्ट में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई होगी, या जो आई होगी वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम रहती तो हम इस टेस्ट में आपकी सॉल्व कर देंगे, इस वीडियो सॉल्यूशन में पूरी सॉल्व हो जाएगी कंप्लीटली। फिर भी आप अगर कोई कॉन्सेप्ट वीक है आपका तो एक बार वीडियो जरूर देखें और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा नीडी स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकें। तो अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 में क्या बोल रहा है? द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट इज, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है क्वेश्चन 1 में 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। What is the atomic number of the element which is just below the above element in the periodic table? बोला इसके नीचे जो एलिमेंट आएगा ना उसका क्या होगा एटॉमिक नंबर। जैसे इसके टोटल इलेक्ट्रॉन कितने बन रहे हैं 15 बन रहे हैं, तो इसका एटॉमिक नंबर हो गया 15। इसके जस्ट नीचे जो आएगा, अब ये कौन से, देखो आउटर मोस्ट सेल थर्ड है तो ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। तो थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, हमें पता पहले पीरियड में क्या होते हैं 2 एलिमेंट, दूसरे में 8, तीसरे में भी 8, फोर्थ में 18, फिफ्थ में 18, सिक्स में 32 और सेवन्थ में 32 होते हैं। तो अब एक बात बताओ, ये पीरियड कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया, इसमें आ रहा है वो ना 15, ठीक। अब देखो इसमें अगर 18 एलिमेंट्स आ रहे हैं तो इसके नीचे जो जस्ट एलिमेंट आएगा ना तो उसमें हम कितना ऐड करेंगे 18 ऐड करेंगे। इसमें 18 ऐड कर देंगे तो जो नंबर आएगा वो होगा, जैसे 33 आ गया तो ये 33 नंबर होगा इस एलिमेंट का, इसके जस्ट नीचे। तो उस पीरियड में जितने एलिमेंट होते हैं ना उतना ऐड कर दिया करो, वो आंसर आ जाएगा। समझ आ रही बात? ऐसे ही ऊपर वाला पूछ सकता है, ऊपर वाला पूछ सकता है तो ऊपर वाले के घटा दिया करो। समझ आ गया? तो इस टाइप से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसका आंसर आ गया 33, आंसर ए है फर्स्ट क्वेश्चन का। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड में क्या दिया गया है? An element X belongs to the fourth period and 15th group of the periodic table. Which of the following is true regarding the outer electronic configuration of X? भाई आप एक बात बताओ, पीरियड से हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें पड़ता है ग्रुप से। ग्रुप में अलग अलग होता है कॉन्फ़िगरेशन। अब 15th ग्रुप बोल रहा है, 15th ग्रुप का मतलब समझ जाओ आप, नाइट्रोजन फैमिली की बात हो रही है और नाइट्रोजन फैमिली का कॉन्फ़िगरेशन हमें पता है क्या रहता है, NH2 NP3। अब अगर आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। क्या बोल रहा है? कंप्लीटली फिल्ड सेल, पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स एंड कंप्लीटली फिल्ड एस ऑर्बिटल। डी तो आया नहीं इसमें आउटर मोस्ट में। फिर बोल रहा है कंप्लीटली फिल्ड एस ऑर्बिटल एंड पार्शियली फिल्ड पी ऑर्बिटल्स, कंप्लीटली फिल्ड पी ऑर्बिटल, ये भी नहीं आएगा। सी में बोल रहा है कंप्लीटली फिल्ड एस ऑर्बिटल एंड हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल, तो यही है, एस कंप्लीट फिल्ड है और पी क्या है, हाफ फिल्ड है। तो सी आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में chloride of an element A gives neutral solution in water in periodic table. The element A belongs to first group, third group, fifth group और फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। ये बोल रहा है कोई एलिमेंट है उसका क्लोराइड है, जैसे फर्स्ट के क्लोराइड क्या बनेंगे NaCl बनेगा, ठीक। तो पहले का एलिमेंट क्या NaCl बनेगा, इसने बोल रहा है फर्स्ट ग्रुप का क्लोराइड। तो NaCl आपको पता है किसका सॉल्यूशन होता है, NaOH प्लस HCl का। ये स्ट्रॉन्ग बेस, ये स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्यूशन क्या होगा, न्यूट्रल। तो यही आंसर आ जाएगा। तो ए ही आंसर आ गया। जो एलिमेंट है जो क्लोराइड बना है वो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट का बना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द प्लेस ऑफ एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 31 इज। ये मैं आपको डिटेल में, आप एक काम करना, अगर मैं यहाँ पे आपको ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा लगभग आपको ये मान लो इसमें 20-25 मिनट लग जाएंगे। तो इससे अच्छा है आप जो पीरियोडिक टेबल का मैंने सेकंड लेक्चर अपलोड किया है उसके वीडियो सॉल्यूशन देख लो, सॉरी उसकी वीडियो देख लो। तो उसकी वीडियो देखने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि इसका आंसर क्या आएगा, कैसे आएगा। तो जब भी अपने को एटॉमिक नंबर दिया हो तो अकॉर्डिंग टू N+L रूल विदाउट एक्सेप्शन आप क्या किया करो, सीधा सीधा उसका कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया करो। अब जैसे 31 आ रहा है, मैं थोड़ा थोड़ा यहाँ पे सिखा देता हूँ आपको कैसे लिखते हैं। आपको हमेशा ऐसे लिखना, ये ध्यान रखना कि पहली सेल में कितने आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन,
टू एलिमेंट आएंगे, सेकंड में 8, थर्ड में भी 8, ये n इक्वल टू 1 में, n इक्वल टू 2 में, n इक्वल टू 3 में, n इक्वल टू 4 में 18, n इक्वल टू 5 में भी 18, n इक्वल टू 6 में 32, n इक्वल टू 7 में 32 आएंगे। ये हमें पता है। पहली में आता है हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक। नेक्स्ट में आता है सोडियम से कौन सा, नियोन, और फिर यहाँ आता है लिथियम से नियोन, फिर आएगा सोडियम से आर्गन, ठीक। और फिर आता है पोटेशियम से क्रिप्टॉन, और फिर आएगा आपका क्रिप्टॉन के बाद आएगा क्रिप्टॉन, यहाँ पे पोटेशियम रुबिडियम से जिनोन, और फिर सीजियम से रेडोन, और फिर फ्रांसियम से UuO अनऑक्टियम, ठीक है। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर रहता है 2, नियोन का रहता है 10, आर्गन का रहता है 18, और क्रिप्टन का रहता है 36, और जिनोन का रहता है 54, रेडोन का रहता है 86, और UuO का रहता है 118। ये प्रोसीजर होता है। अब हमें पता चल गया, तो हम जब भी कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना अपने को, तो NS, पहले NS में इलेक्ट्रॉन फिलअप होंगे, फिर N-2F में होते हैं, फिर N-1D में, और फिर लास्ट में NP में। ये ऑर्डर होता है ऐसा इलेक्ट्रॉन फिलिंग का। अगर आप ये याद भी रखेंगे बहुत फायदेमंद है ना, ठीक। अब नेक्स्ट देखो क्या होगा, अब उसका 31 है, तो 31 देखो, ये 1 से 2 तो यहाँ आए, ये 3 से 10 यहाँ आए, ये 11 to 18 यहाँ आए, 19 से 36 यहाँ आए, यानी इनके बीच में आ रहा है। फोर्थ पीरियड का एलिमेंट हो गया, तो फोर्थ पीरियड का एलिमेंट हो गया, यानी n इक्वल टू उसके लिए 4 आने वाला है, ठीक। यानी उसमें आर्गन में कंप्लीट सेल फिलअप हो चुकी होगी, थर्ड सेल कंप्लीट है, फोर्थ पीरियड में फोर्थ सेल आएगी। फोर्थ सेल में किस में जाएंगे इलेक्ट्रॉन, 4s, फिर 2f में, फिर 3d में, और फिर 4p में। देखो 2f होता नहीं है, तो सीधा 4s के बाद क्या आएगा, 3d में आएंगे, फिर 4p में आएंगे। इसमें 18 इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे पास। अभी भी हमारे पास कितने 31 है, तो 18 और 2 20 और 10 आएंगे डी में, कितने हो गए 10 आएंगे डी में, 30 हो गए, एक बचा, एक किस में आएगा, पी में आएगा। तो अब लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब सेल में फिल किया गया है उसको कहेंगे, उसका क्या है, उसका हम क्या बोल देंगे, वो ब्लॉक है, तो इसका पी ब्लॉक हो गया। समझ आ रही बात। तो आप जब भी n+l रूल के अकॉर्डिंग लिखते हैं, तो कभी अगर आपको पीरियड फाइंड आउट करना हो, जैसे इसका पीरियड फाइंड आउट करना, पीरियड तो हमने वहां से वैसे भी कर लिया, या ऐसे बोल दो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन उसका पीरियड रहेगी। जैसे इसमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन देखो क्या फोर्थ सेल है, तो फोर्थ पीरियड रहेगा इसका, ऐसा ही बता सकते हैं। ग्रुप चेक करना है, तो ग्रुप के अकॉर्डिंग अगर S सब सेल में इलेक्ट्रॉन गया है, तो अगर आउटर कॉन्फिगरेशन NS1 है तो फर्स्ट पीरियड, और NS2 है तो फर्स्ट ग्रुप, और NS2 है तो सेकेंड ग्रुप। अगर हमारा इलेक्ट्रॉन P सब सेल में गया है तो हम क्या बोलेंगे, 10 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल, यानी S और P टोटल, S में और P में, तो कितना आएगा इसका 10 + 3 13 आ जाएगा। ये होता है, ये इसका 13th ग्रुप आ गया अगर ग्रुप फाइंड आउट करना है। इसी तरह अगर डी ब्लॉक का है, तो डी ब्लॉक में क्या करते हैं, N-1D सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है प्लस NS में कितने इलेक्ट्रॉन है, वही ग्रुप नंबर आ जाएगा उसका। अगर F हमेशा आपको पता है F के सारे इलेक्ट्रॉन थर्ड ग्रुप में आते हैं, थर्ड ग्रुप में 3 भी बोल देते हैं इसको, 3b भी बोल देते हैं। तो ये प्रोसीजर होता है। तो ये करना आपको, ये मैंने वहाँ पे बहुत डिटेल में सिखा रखा, आप वहाँ से सीख सकते हो। इसमें कोई आपको एक्सेप्शन नहीं करना, n+l रूल के अकॉर्डिंग लिखते रहे। बस ये ध्यान रखना, लेंथेनम के केस में, और आपका फिर उसके बाद आता है ये लेंथेनम के बाद आएगा 71 पे जो आएगा, 71 पे आपका लुरेंशियम लुटेशियम आएगा, और फिर उसके बाद कौन सा आएगा, 89 पे आएगा अपना एक्टिनियम, और एक्टिनियम आएगा, और लास्ट में आएगा 103 पे लॉरेंशियम। इन चार में ये 57 एटॉमिक नंबर, इसका 71, इसका 89 और इसका 103, ये सभी थर्ड ग्रुप के एलिमेंट होते हैं। ये थर्ड ग्रुप के होते हैं, सीधी सी बात है, थर्ड बी के, ठीक। लेंथेनम डी ब्लॉक का है, ये ध्यान रखना। लुटेशियम एफ ब्लॉक का है, एक्टिनियम डी ब्लॉक का है, और लॉरेंशियम आपका ये एफ ब्लॉक का है। तो बस ये चार ध्यान रखना, बाकी आप कहीं भी ये कॉन्सेप्ट लगा दो, कहीं भी फेल नहीं होगा, कभी भी फेल नहीं होगा। और कैसे करना है, सारे वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं। सेकंड लेक्चर जो है पीरियोडिक टेबल का, वो देख लो आप, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। इसका ब्लॉक पूछा था तो पी ब्लॉक आ गया, सी आंसर दिया गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या देखा है,
इन विच टू विच ब्लॉक इज रिलेटेड एन एलिमेंट हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1। ठीक, अब हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कभी भी किसी का वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns1 से ns2 है और इसमें ना d आपको ना d की जो सबसेल रहेगी वो फुलफिल्ड मिलेगी, n-1d फुलफिल रहेगी हमेशा, और फिर फुलफिल नहीं, जीरो रहेगा इसमें n-1 में, सॉरी n-1 में जीरो, और ns1 से 2 है तो ये s ब्लॉक एलिमेंट है। अगर p ब्लॉक की बात करें तो उसमें क्या रहेगा, n-1d का आपका क्या रहेगा, कंप्लीट रहेगा, और ns में 2 रहेगा और np में 1 से 6 रहेगा, तो p ब्लॉक आ जाएगा। d ब्लॉक कब आएगा, n-1d में 1 से 10 हो और ns में 1 हो या 2 हो, क्योंकि एक्सेप्शंस में 1 या 2 भी रहता है, जैसे यही एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन का केस दिया गया आपको। या और केस कौन से हो सकते हैं, जैसे आपके जीरो भी आ सकता है, जैसे पैलेडियम में आता है, पैलेडियम का कॉन्फ़िगरेशन हम क्या लिखते हैं, पैलेडियम का लिखते हैं हम क्रिप्टन 4d10 5s0 46 होता है, लेकिन अब इसमें एस में तो इलेक्ट्रॉन नहीं आया, फिर भी ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है। और एफ ब्लॉक वालों का ये होता है n-2 f 1 to 14, एक केस में जीरो भी आ जाता है, वो ध्यान रखने पड़ेंगे, वो मैंने आपको सिखा रखा है पीरियोडिक टेबल के पहले लेक्चर में सारा। तो n-1d में क्या होगा आपका, इसमें जीरो हो सकता है या 1 हो सकता है, एक केस में 2 भी आ जाता है, और ns में कितना होता है 2 और np में होता नहीं इसमें, समझ आ रही बात। तो ये होता है, तो ऐसा केस बन जाए तो एफ ब्लॉक। तो आप देखो यहाँ कौन सा केस बन रहा है, ये वाला केस बन रहा है कि नहीं बन रहा, डी तो कंप्लीट है n-1d और ns में एक इलेक्ट्रॉन है, तो डी ब्लॉक आया कि नहीं आया इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर चेक कर लो, डी ब्लॉक आएगा, सी आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन में द रेडियाई ऑफ एफ माइनस O2 माइनस, इनकी रेडियाई बतानी है आपको। देखो अगर पेरेंट एटम दे रखे हैं और उनके एनायन दे रखे, तो एनायन हमेशा बड़े होंगे, क्यों, सीधी सी बात है, जब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा देते हैं हम उसको, मान लीजिए जैसे अब फ्लोरीन था, फ्लोरीन में 9 इलेक्ट्रॉन है और 9 ही प्रोटॉन है, तो फ्लोरीन को जैसे ही हमने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो ये F माइनस बन गया, तो F माइनस बनेगा तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, 9 प्रोटॉन हो गए। यहाँ पे 9 प्रोटॉन क्या कर रहे हैं, 9 इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहे हैं, और यहाँ पे 9 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहे हैं, तो कम पुल कर पाएंगे तो ऑक्टेट एक्सपांड रहेगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड फैला रहेगा, बाहर रहेगा, दूर रहेगा, तो साइज बढ़ जाएगा, यानी F माइनस का साइज फ्लोरीन से बड़ा हो जाएगा। सिमिलरली अगर ऑक्सीजन और O2 माइनस में बात करेंगे, ऑक्सीजन माइनस का बड़ा हो जाएगा, समझ आती है ये बात अपने को। तो या ऐसा कर लिया करो, इलेक्ट्रॉन बाई प्रोटॉन रेशो जिसका ज्यादा होगा उसका, इसका 1 आ रहा है, इसका ग्रेटर देन 1 आ रहा है यहाँ पे, तो जिसका इलेक्ट्रॉन बाई प्रोटॉन रेशो ज्यादा होता है उसका साइज बड़ा होगा। ठीक, इसी तरह अगर हम कैटायंस की बात करें, जैसे सोडियम है, सोडियम किस में जाता है, सोडियम प्लस में जाता है, तो इसमें 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे 11 प्रोटॉन पुल कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही इसमें से एक इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिया तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन रह गए और यहाँ 11 प्रोटॉन क्या कर रहे हैं, उसको पुल कर रहे हैं, तो 11 प्रोटॉन का पुल ज्यादा होगा, तो 11 प्रोटॉन ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे तो साइज घट जाएगा। तो हम यहाँ पे बोलेंगे सोडियम बड़ा होगा सोडियम प्लस से, यानी हम बोल सकते हैं एनायन सबसे बड़ा होता है, फिर न्यूट्रल एटम, फिर पेरेंट एटम, समझ आ रही बात, सॉरी एनायन सबसे बड़ा, फिर पेरेंट एटम, फिर कैटायन, ऐसा बोलेंगे। तो इसमें तो अपने को एनायन और पेरेंट एटम दे रखे, तो सबसे बड़ा साइज इंक्रीजिंग लगाना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो F माइनस और O2 माइनस, अब दोनों में क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, तो ये दोनों एनायन ये बड़े होंगे, सीधी सी बात है, ऑक्सीजन और फ्लोरीन से बड़े होंगे, और ऑक्सीजन और फ्लोरीन में कौन बड़ा होगा, एज वी मूव लेफ्ट टू राइट, जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो सेल तो सेकंड पीरियड हो चाहे थर्ड हो, सेकंड में सेकंड रहती है, थर्ड में थर्ड रहती है, फोर्थ में फोर्थ रहती है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ने के साथ साथ उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते हैं, तो प्रोटॉन बढ़ने से उस सेल के ऊपर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस का पुल बढ़ जाता है, और न्यूक्लियस का अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होने की वजह से क्या हो जाता है, न्यूक्लियस का अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होने की वजह से साइज घट जाएगा। तो इसमें इन दोनों में एज वी मूव लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज होता है, और अपने रिस्पेक्टिव पीरियड में इनर्ट गैसेज का साइज सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि इनर्ट गैसेज में क्या होता है, नियोन का साइज सबसे ज्यादा होगा सेकंड पीरियड में, क्यों, क्योंकि नियोन के पास वन डर वाल रेडियाई है, ये ध्यान रखना, बस समझ आई बात। अब इन दोनों में बात कर लेते हैं, इन दोनों में क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक में सेम इलेक्ट्रॉन,
तो यहाँ इसमें 10 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें इसको 8 प्रोटॉन पुल कर रहे हैं, इसमें 9 पुल, दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, लेकिन यहाँ पे पुल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना, 8 प्रोटॉन का, और यहाँ पे 9 प्रोटॉन का, तो 9 प्रोटॉन ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे तो साइज घटा देंगे इसका, तो ये ऑर्डर आ जाएगा। ऑर्डर चेक कर लो, ऑप्शन ए में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 7, सेवंथ क्वेश्चन जो है, व्हाट हैज द मैक्सिमम एटॉमिक रेडियस, इनमें से विच हैज द मैक्सिमम एटॉमिक रेडियस किसकी होगी? एल्यूमिनियम दे रखा है, सिलिकॉन दे दिया, फास्फोरस दे दिया और Mg दे दिया। हमने तो सीधा सीधा ये पढ़ा, एज वी मूव लेफ्ट टू राइट तो साइज क्या होगा, घटेगा, तो Mg का सबसे बड़ा होगा, Mg के बाद एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम के बाद सिलिकॉन का, फास्फोरस का सबसे छोटा, तो Mg का मैक्सिमम आ गया, डी आंसर आ जाएगा। जो सिंपल से अभी देखा था हमने लास्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयंस इन द टेबल वुड हैव द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन है, यानी हाइड्रेशन एनर्जी मैक्सिमम किसकी होगी। तो मैंने आपको हाइड्रेशन एनर्जी सिखाया था, भाई हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है, मान लीजिए कोई भी कैटायन है, जैसे लिथियम प्लस है, ठीक है, लिथियम प्लस गैसियस है, इसको अगर हम वाटर में डाल देंगे तो ये हो जाएगा लिथियम प्लस एक्वस, ठीक, यानी इसको क्या करेंगे, इस कैटायन को इसके चारों तरफ वाटर के मॉलिक्यूल आ जाएंगे। वाटर क्या पोलर मॉलिक्यूल होता है, बहुत डिटेल में मैंने लेक्चर में समझा रखा आपको हाइड्रेटेड रेडियाई वाले में। तो ऐसे मॉलिक्यूल वाटर को इसको सराउंड करते रहेंगे और इसका साइज बहुत बढ़ जाता है। तो इसका जो साइज बढ़ता है, इस बड़े हुए साइज को तो बोलते हैं हाइड्रेटेड रेडियाई। और जब, क्योंकि ये कैटायन है, या कैटायन हो या एनायन, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से उसके पास आए ना, और ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमेशा एनर्जी रिलीज होती है, जो एनर्जी रिलीज होती है उसको कहते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। अब हाइड्रेशन एनर्जी कहाँ रिलीज होगी ज्यादा, जहां पे ज्यादा चार्ज होगा वहां पे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तो हाइड्रेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। जहां पे चार्ज ज्यादा होगा वहां पे हाइड्रेशन ज्यादा होगा, चाहे नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव, उसकी बात नहीं करें, चाहे नेगेटिव चार्ज चाहे पॉजिटिव चार्ज। और साइज क्या होना चाहिए, साइज अगर बड़ा साइज है तो अट्रैक्शन में प्रॉब्लम आएगी, ज्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। क्योंकि देखो अगर किसी का छोटा साइज है, मान लीजिए किसी का यही साइज है किसी कैटायन का, और एक कैटायन का साइज ये है, तो यहाँ पे अट्रैक्शन होना है तो इसका यहाँ पे होना है। देखो इसका न्यूक्लियस पास से ज्यादा अट्रैक्शन होगा ना, तो इसका न्यूक्लियस दूर है ना, इतना डिस्टेंस हो गया इससे आउटर मोस्ट सेल से, तो इसका ऐसा तो नहीं है वाटर अंदर घुस जाएगा एटम के, तो क्या है, तो इसमें डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से अट्रैक्शन कम होता है, तो इसलिए हाइड्रेशन इसका ज्यादा होगा, और हाइड्रेशन ज्यादा होगा तो हाइड्रेशन एनर्जी भी इसी की ज्यादा होगी, यानी हाइड्रेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। जिसका साइज बड़ा उसकी हाइड्रेशन एनर्जी कम। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं लिथियम प्लस, सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस, रुबिडियम प्लस, सीजियम प्लस, इनमें हाइड्रेशन का ऑर्डर क्या आएगा, तो हाइड्रेशन का ऑर्डर आप सीधा सीधा बोल दोगे सबसे ये ऑर्डर आ जाएगा, सॉरी उल्टा कर दिया, उल्टा, जिसका स्मॉल साइज उसका आएगा ना। ऐसे ही अगर कोई जरूरी नहीं कैटायन ही दे, एनायन दे तो F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस, तो ये ऑर्डर आ जाएगा। समझ में आ रही बात। फिर ऐसे ही अगर अपने को मान लीजिए ये दे देता Na प्लस Mg2 प्लस एल्यूमिनियम 3 प्लस, तो जिसका सबसे ज्यादा चार्ज है, और सब में देखो इनमें सब में क्या है, सब में 10 इलेक्ट्रॉन है, इसमें प्रोटॉन ज्यादा है, ठीक, तो इसमें पूल ज्यादा होगा, इसका साइज छोटा, साइज भी छोटा और चार्ज भी ज्यादा, तो इसका हाइड्रेशन ज्यादा होगा सबसे, ठीक। इसी तरह अगर फ्लोरीन माइनस, ऑक्सीजन 2 माइनस, N3 माइनस में बात करें, ठीक, तो उसका साइज वैसे सबसे बड़ा होगा, लेकिन चार्ज के अकॉर्डिंग करेंगे पहले, तो चार्ज के अकॉर्डिंग उसका हाइड्रेशन ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो अब अगर हम आगे बढ़े इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो जिसका हाइड्रेशन ज्यादा उसका क्या होगा, जिसका हाइड्रेशन ज्यादा उसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा, उसकी हाइड्रेटेड रेडियाई ज्यादा, तो कोई भी क्वेश्चन पूछ ले कर सकते हैं। अब इसमें क्या तरीका, जैसे विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग आयन इन द टेबल बिलो वुड हैव द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, तो आयनिक रेडियस दे रखी है और चार्ज दे रखा है। अब देख लो चार्ज है ना मैक्सिमम ए और सी ऑप्शन में है, ए और सी में +2 है दोनों में। अब दोनों में चार्ज तो हो गया सेम, अब किससे डिसाइड करेंगे हम लोग, अब रेडियाई से। तो ए में ऑप्शन में है 0.0065 दे रखी है नैनोमीटर में, और इसमें 0.135, तो हमें पता है ये छोटी रेडियाई है, और जिसकी रेडियाई छोटी उसका हाइड्रेशन ज्यादा, यानी जिसका हाइड्रेशन ज्यादा उसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा। समझ आया कि नहीं आया, ये होता है। अब हाइड्रेशन के बाद एक और होता है इसी में कॉन्सेप्ट, जो नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा। जैसे अब नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, इधर ही कर देता हूं क्वेश्चन नंबर 9। क्या होता है क्वेश्चन नंबर 9 में, द आयनिक कंडक्टेंस ऑफ द फॉलोइंग कैटायन इन द गिवन कंसंट्रेशन आर इन ऑर्डर। तो हमेशा कंडक्टेंस, आयोनिक कंडक्टेंस
यानी ये जो है आपने जो आयंस बनाए, अच्छा ऐसे नहीं लिख के देगा, इनके ब्रैकेट में ना आपको एक्वस लिख के देगा, और उस टाइम समझ जाना आप एक्वस लिखते हैं कि हाइड्रेटेड है, या तो लिख के दे देगा ऑलरेडी हाइड्रेटेड। अगर ब्रैकेट में एक्वस लिखा उस टाइम भी हम समझ जाएंगे कि हाइड्रेटेड है। समझ आ रही बात? तो कंडक्टेंस हमेशा क्या होगा, अब कंडक्टेंस एक बात बताओ, छोटा आयन ज्यादा मूव करेगा या बड़ा आयन ज्यादा मूव करेगा? तो ये तो हमें सबको पता है कि छोटे आयन का मूवमेंट ज्यादा होगा, छोटे आयन की मोबिलिटी ज्यादा होगी, आयनिक मोबिलिटी ज्यादा होगी, यानी आयोनिक कंडक्टेंस ज्यादा होगी। जो आयन्स ज्यादा मूव करेंगे उनकी कंडक्टेंस ज्यादा होगी। तो ज्यादा कंडक्टेंस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी? हम बोले जिसका साइज बड़ा, जिसका हाइड्रेटेड साइज बड़ा वो कम मूव करेगा, उसकी आयोनिक कंडक्टेंस कम। तो कंडक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन बोल सकते हैं ना भाई। इसका साइज बड़ा है तो क्या ये मूव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। लेकिन इसके कंपैरिजन में, अब वैसे सीजीएम प्लस का साइज बड़ा होता है लेकिन हाइड्रेटेड साइज छोटा होता है उसका। तो अगर इसमें मैं पूछूं आपसे लिथियम प्लस एक्वस, सोडियम प्लस एक्वस, पोटेशियम प्लस एक्वस, रुबिडियम प्लस एक्वस, सीजीएम प्लस एक्वस, सबसे ज्यादा कंडक्टेंस किसकी होगी? तो हाइड्रेटेड साइज इसका बड़ा है तो कंडक्टेंस इसकी सबसे कम होगी और सीजीएम प्लस की सबसे ज्यादा होगी। तो वैसे ही ऑर्डर उनमें बन जाएंगे। कर सकते हो, जैसे मैं पूछूं आपसे Na प्लस, Mg2 प्लस, एल्यूमिनियम 3 प्लस, इसका सबसे ज्यादा हाइड्रेशन हो रहा है तो इसकी सबसे कम कंडक्टेंस होगी, ये ऑर्डर आ जाएगा। तो ऐसे आप भी कर सकते हो। तो पहला ऑप्शन देख लो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम आयन का पूछ रखा है, तो रुबिडियम आयन का सबसे ज्यादा आ गया है, ये रहा आंसर आपका, ऑप्शन ए में ही आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, 10th क्वेश्चन में द ट्राइवेलेंट आयन हैविंग लार्जेस्ट साइज इज, ऑप्शन दे रखे हैं, पहला दे रखा है टाइटेनियम, दूसरा बी दे रखा है जिरकोनियम, सी दे रखा है हाफनियम, और डी दे रखा अपने को लैंथेनम। तो अपने को ये समझने होंगे, ये वाले जो है ना, देखो एक्चुअल में क्या है, 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D सीरीज होती है। टाइटेनियम 3D का है, ये 4D का है, जिरकोनियम और हाफनियम समझ आ रहा है 5D का है। अब अगर बात करें हम तो ये लैंथेनम यहाँ पे 3B में आएगा, और ये थर्ड ग्रुप का, ये फोर्थ ग्रुप का। समझ आई बात? अब देखो इनका जो साइज का ऑर्डर आता है हमेशा ये होना चाहिए 3D से ग्रेटर 4D, 4D से ग्रेटर 5D। तो ये मैं समझा चुका हूं आपको, ऐसा नहीं होता। 3D से ग्रेटर 4D और 4D और 5D का लगभग सेम साइज हो जाता है। क्यों? बिकॉज जो 5D सीरीज होती है, 5D 6th पीरियड जो होता है, ये पीरियड 4th है, ये पीरियड 5th है और ये 6th पीरियड है। तो 6th पीरियड में 4f सब सेल में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। समझ आ रही बात? तो 4f सब सेल में जब इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं तो 4f में 14 इलेक्ट्रॉन भर दिए, फिर 5D में भरना स्टार्ट होते हैं। तो अब 4D में फिलिंग के बाद, 4f में फिलिंग के बाद 5D में इलेक्ट्रॉन जाएंगे। और हमें पता है 4f का जो शिल्डिंग इफेक्ट होता है वो बहुत कम होता है। शिल्डिंग इफेक्ट क्या होता है? देखो ये आपका क्या है, न्यूक्लियस, ये आपकी इनर सेल्स है और ये जैसे मान लीजिए ये आउटर सेल है। तो ये इनर सेल के इलेक्ट्रॉन जो है, इस आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को ये न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये इनर सेल के इलेक्ट्रॉन्स इसको रिपेल करते हैं, और यानी इसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाता है? कम हो जाता है। यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होने से, यानी और कम कब होगा? जब यहां पे ये ज्यादा रिपेल करेंगे इसको, यानी इस इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस के बीच में, ये बीच के इनर सेल्स के इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उनके बीच में इनर सेल के इलेक्ट्रॉन एज ए शील्ड का काम कर रहे हैं, उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं आने दे रहे। तो शील्ड का काम कर रहे हैं, तो जितना ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट होगा यहाँ पे उतना ज्यादा एनर्जी कम होगा, और न्यूक्लियर का अट्रैक्शन कम होगा तो साइज बढ़ेगा। साइज बढ़ेगा क्योंकि न्यूक्लियस अट्रैक्ट नहीं कर रहा उसको सही से। समझ आ रही बात? तो एज शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज, साइज इंक्रीज। और शील्डिंग इफेक्ट का ऑर्डर ये होता है एस सब सेल का सबसे ज्यादा, फिर पी का, फिर डी का, और फिर सबसे कम होता है एफ का। ठीक। और अब यहां पे एफ सब सेल, एस का सबसे ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि सिमेट्रिक होती है और न्यूक्लियस के पास होती है सिमेट्रिक। ड्यू टू सिमेट्रिसिटी एस सब सेल का सबसे ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट होता है, फिर पी का, फिर डी का, फिर एफ का। एफ तो कॉम्प्लिकेटेड होती है, उसका शील्डिंग इफेक्ट बहुत कम होता है, यानी वो बाहर के इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर ही नहीं पाती। और जब हम 14 इलेक्ट्रॉन डालते हैं 4f सब सेल में, तो एक बात सोचो, एक इलेक्ट्रॉन के साथ न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन जाता है, तो सबको पता है भाई। जैसे हम हाइड्रोजन में क्या बोलते हैं? एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन, लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन 3 प्रोटॉन, ऐसे ही बोरोन में 5 इलेक्ट्रॉन 5 प्रोटॉन, ये हम पढ़ते हैं। तो जैसे ही 14 इलेक्ट्रॉन फिलअप होंगे किसी भी एटम में, तो 14 प्रोटॉन भी आएंगे।
ठीक, तो 4f सब सेल का शिल्डिंग इफेक्ट तो होगा कम, और 4p प्रोटॉन तो अपना अट्रैक्शन लगा के रखेंगे ना, शिल्डिंग होगा कम, ENC होगा ज्यादा, तो साइज क्या होगा, घट जाएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो साइज घटेगा। तो इस वजह से जो 5D में एलिमेंट्स होते हैं तो उनमें 4f में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं पहले, फिर 5D में भरे जाते हैं, इसलिए उनके ऊपर ज्यादा ENC लगने से उनका साइज घट जाता है। और ये साइज घटने से तो होना चाहिए था 5D का ज्यादा, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स जैसे बढ़ रही है साइज बढ़ना चाहिए। भाई फर्स्ट सेल, भाई ये तो फर्स्ट सेल, ये फर्स्ट सेल, ये सेकंड सेल, फिर ऐसे थर्ड सेल, तो साइज बढ़ते जाना चाहिए ना। 5D का तो बहुत इसमें 6 सेल आएगी, 6 सेल का तो बहुत ज्यादा बड़ा होना चाहिए, लेकिन क्या होता है उसमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे फील्डिंग बहुत कम होता है, ENC बढ़ जाता है, साइज घट जाता है, इसलिए 4D और 5D का बराबर हो जाता है। लेकिन इधर देखो इसमें 57 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हम लिखते हैं 4f0 और 5d1 और 6s2 होता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर इससे पहले जिनोन में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं पूरे 54, तो ये 57 ऐसे आता है। ये मैं आपको पूरे सिखा चुका हूँ अच्छे से पहले। हाफनियम में क्या होता है, इसका होता है 72 एटॉमिक नंबर। अब ये 72 क्यों आया, बीच के 14 कहाँ गए, तो 14 बीच में, यहाँ पे इसके पीछे लेंथेनम के पीछे लेंथेनॉइड होते हैं 14। तो इसमें क्या होता है, जिनोन 4f14 5d1 5d1 6s2 5d2 आएगा, सॉरी, समझ आया। तो अब इसमें 4f में इलेक्ट्रॉन भरे गए तो इसलिए इसके ऊपर अट्रैक्शन ज्यादा हो जाता है, तो इसका साइज क्या हो जाता है, घट जाता है। यानी हम, और लेकिन इस केस में लेंथेनॉइड अट्रैक्शन नहीं लगेगा, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन नहीं लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि इसके 4f में इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, और जब इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो उनका शिल्डिंग कम कैसे बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। इलेक्ट्रॉन होंगे 4f में तभी तो शिल्डिंग इफेक्ट की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो शिल्डिंग इफेक्ट की बात हम नहीं करेंगे 4f में, तो लेंथेनम के केस में नहीं लिखता। यानी इस पूरे ग्रुप में इसकी बात हम नहीं करेंगे। अगर हम ये पूरा ग्रुप जो होता है आपका, ये डिटेल में पढ़ा दिया मैंने पूरा कॉन्सेप्ट, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं, स्कैंडियम, ये ट्रिबियम और ये लेंथेनम, इस केस में नहीं लगता। यहाँ पे लेंथेनम का साइज सबसे बड़ा होता है सीधा 5D का, फिर ये ट्रिबियम का, और फिर स्कैंडियम का सबसे कम होता है, ये ऑर्डर आएगा। ठीक, इनके केस में क्या हो जाता है, टाइटेनियम का से बड़ा जिरकोनियम, जिरकोनियम और हाफनियम का सेम। अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हमें एक बात समझ में आती है, यहाँ पे ये 3D का दे रखा था, 4D का दे रखा, ये दोनों 5D के दे रखे, तो 5D का साइज हमेशा बड़ा होगा, ये बात अपने को समझ में आती है। तो इन दोनों में साइज किसका बड़ा होगा, क्योंकि इसमें 4f में इलेक्ट्रॉन आ गए तो इस पे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, वैसे भी लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज घटता है तो इसका साइज छोटा हो जाएगा। तो इन सब में इनका नीचे जाने में बढ़ रहा था, तो इनमें सबसे बड़ा किसका हो गया, लेंथेनम का हो गया। तो आपसे लेंथेनम का आंसर आ जाएगा, 10th का डी आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11th क्वेश्चन जो दिया गया है, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ एल्यूमिनियम इज लेस देन द फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ Mg। अब ये देखो क्या बोल रहा है, फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ एल्यूमिनियम इज लेस देन फर्स्ट आयनाइजेशन, इनकरेक्ट बतानी ना आपको, ये तो सही है। भाई हम क्या करते हैं, अगर Mg की और एल्यूमिनियम की बात की जाए तो Mg और एल्यूमिनियम में इसमें होता है 3s2 आउटर कॉन्फ़िगरेशन और इसमें होता है 3s2 3p1। अब देखो एक पढ़ते हम पेनिट्रेशन पावर ऑफ ऑर्बिटल्स, कि ऑर्बिटल में से आपको पेनिट्रेट करके इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकालने हैं, तो क्या ऑर्डर होता है भाई, एस में से इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि एस सब सेल न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा पास होती है, फिर पी में से, फिर डी में से और फिर एफ में से, तो सबसे मुश्किल इलेक्ट्रॉन निकालना किस में से, एस में से। अब देखो इनकी जो आउटर मोस्ट सेल है वो तो है थर्ड सेल, आउटर मोस्ट सेल सेम है, लेकिन इनके इसकी एस सब सेल में इलेक्ट्रॉन है, इसके पी सब सेल में है, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इसका पी सब सेल में है, तो ये निकालना आसान होगा या ये, तो सीधी सी बात है ये निकालना आसान होगा क्योंकि इसकी पेनिट्रेशन पावर कम है, तो इसको निकालना आसान होगा, तो Mg का आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में यही बोला, ये बात सही है। ठीक, सेकंड स्टेटमेंट बोलता है द सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ पोटेंशियल ऑफ Mg इज ग्रेटर देन सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ Na। अब बोल रहा है सेकंड आयनाइजेशन, Mg और Na की बात कर रहा है, Mg और Na की सेकंड आयनाइजेशन, यानी दोनों, इसमें होता 3s2, इसमें नियोन 3s1, इसमें होता नियोन 3s2, तो सेकंड आयनाइजेशन की बात कर रहा है, यानी एक एक इलेक्ट्रॉन निकालने की बात कर रहा है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल लो, तो ये निकाल लिया। तो अब आयनाइजेशन पोटेंशियल लिखा जाता है, सोचो इसके 3s से इलेक्ट्रॉन निकलना है और इसके नियोन वाला कॉन्फ़िगरेशन,
2s2 2p6, तो बहुत स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो गया ना इसका सोडियम प्लस का, तो इसका ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि Mg का ज़्यादा होगा सेकेंड आयनेशन पोटेंशियल, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो गई। उसने पूछा रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सी है, तो आंसर बी आ गया 11th का। ऐसे ही आप सी और डी चेक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं कि द फर्स्ट आयनेशन पोटेंशियल ऑफ Na इज लेस देन द फर्स्ट आयनेशन पोटेंशियल ऑफ Mg। ये तो सबको पता है सोडियम का Mg से कम होता है, बिकॉज इसमें 3s1 से इलेक्ट्रॉन निकलता है, इसमें 3s2 से। अब इसका ज़्यादा क्यों होता है, वैसे भी लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो बढ़ता है। दूसरी बात ये फुल फील्ड भी है, ठीक, ये सही स्टेटमेंट है। डी की बात करें, द थर्ड आयनेशन पोटेंशियल ऑफ Mg इज ग्रेटर देन द थर्ड आयनेशन पोटेंशियल ऑफ एल्यूमिनियम। बोल रहा कि थर्ड आयनेशन पोटेंशियल ऑफ Mg इज ग्रेटर देन थर्ड आयनेशन पोटेंशियल ऑफ एल्यूमिनियम, तो नियोन 3s2 और इसका होता है नियोन 3s2 3p1। अब देखो इस थर्ड आयनेशन पोटेंशियल, फर्स्ट तो होती है जब न्यूट्रल से निकालते हैं, सेकंड जब एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका हो तब, और थर्ड कब होगी जब दोनों में से दो दो इलेक्ट्रॉन निकल चुके हों। तो दो दो इलेक्ट्रॉन निकाल दो, इसमें बचेगा 3s1 और इसमें बचेगा 3s0, यानी इसने किसका, नियोन का, इनर्ट गैस का स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन गेन कर दिया 2s2 2p6। इसके 2p से इलेक्ट्रॉन निकलना, उसके 3s से, तो थर्ड सेल तो दूर होगी ना, आसानी से निकल सकता है। इससे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है बहुत ज़्यादा इनर्ट गैस का, तो निकलेगा नहीं आसानी से। तो ये भी स्टेटमेंट सही दी उसने, तो ओनली बी रॉन्ग है, बी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 का बी आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12th क्वेश्चन में द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द आयोनिक रेडियाई ऑफ द गिवन आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, क्या दे रखा है, क्लोरीन माइनस, Ca2+ और K+ और H2-। सब में इलेक्ट्रॉन काउंट करो, क्लोरीन में 17 होते हैं, एक माइनस तो यानी 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। इलेक्ट्रॉन लिख रहा हूँ, इसमें भी 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें भी 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें भी 18। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हो गया। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में इलेक्ट्रॉन बाई प्रोटॉन रेशो चेक कर लो, जिसका इलेक्ट्रॉन बाई प्रोटॉन रेशो ज़्यादा उसका साइज ज़्यादा होगा। तो इसको कितने से डिवाइड करोगे, इसमें 17 प्रोटॉन होते हैं, क्योंकि ना तो हम प्रोटॉन निकाल सकते हैं ना डाल सकते हैं, तो इसलिए प्रोटॉन उतना ही रहेंगे। इलेक्ट्रॉन दे सकते हो या निकाल सकते हो। तो इसका एटॉमिक नंबर 20, इसका 19 और इसका 16। तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, सोचो, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बाई प्रोटॉन रेशियो इसका आएगा ना, क्योंकि इनमें तो देखो 18 से ही बड़ा, ये 18 से ही बड़ा, ये 18 से कम है, लेकिन ये 17 से भी बिल्कुल कम है। तो इलेक्ट्रॉन बाई प्रोटॉन रेशियो इसका सबसे ज़्यादा आ रहा है, तो इसका साइज सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन को 16 इलेक्ट्रॉन पुल कर रहे हैं, 16 प्रोटॉन सॉरी, और यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन को 17, यहाँ पे 18 को 20 और 18 को 19। तो सबसे कम पुल कहाँ पे होगा, 16 वाले में। तो 16 वाले में सबसे कम पुल होगा, तो सबसे ज़्यादा साइज होगा। H2-, फिर Cl-, फिर K+ और Ca2+ का सबसे कम होगा, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोटॉन उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये आंसर आ जाएगा, चेक कर लो। 12th का आंसर साइज इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग में लगाना था, उल्टा लिख देना, H2 ये हो जाएगा ऑर्डर, अगर इंक्रीजिंग में लगाना Ca2+, K+, Cl- और H2-। ये जरूर ध्यान रखना भाई, इंक्रीजिंग पूछा है डिक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग ये सी आंसर आ जाएगा, 12th का आंसर सी आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13th भी आसान क्वेश्चन है। द फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई ऑफ सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और रुबिडियम। देखो अपने को क्या देखा है, ये देखा सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और ये मैग्नीशियम, ये होता है। तो नीचे जाने पे साइज बढ़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इन दोनों में कैसे डिसाइड करेंगे, तो इन दोनों में जो डिसाइड करना है अपने को, लेफ्ट टू राइट जाते तो साइज घटता है, ठीक। यानी रुबिडियम का सब इंक्रीजिंग ऑर्डर लगाना ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर रुबिडियम का सबसे ज़्यादा, फिर पोटेशियम का, फिर सोडियम का, फिर मैग्नीशियम का, ये ऑर्डर आ जाएगा। तो ये ऑर्डर चेक कर लो, आपका बी आंसर दिया गया है, तो 13th का बी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14th भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज स्मॉलेस्ट साइज, Mg2+ दे रखा ऑप्शन ए में, बी में Na+, सी में एल्यूमिनियम 3+ और डी में सिलिकॉन 4+। अब देखो इनमें सब में इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, इसमें 12 होते हैं, 2 निकाल दिए तो कितने बचेंगे, 10 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। इसमें 10 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 1 निकाल दिया, इसके 3 निकाल दिए तो 10 बचेंगे, सिलिकॉन में से 4 निकाल दिया 4 बचेंगे। अब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बाई प्रोटॉन रेशो लिखो, इसमें कितने प्रोटॉन का पुल है, 12 का, इसमें 11 प्रोटॉन का, और इसमें 13 प्रोटॉन का, इसमें 14 प्रोटॉन का। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सब में सेम है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड सेम है। अब जिस पे ज्यादा पुल होगा उसका साइज सबसे कम होगा, तो साइज सबसे कम किसका होगा, यहाँ पे 11 प्रोटॉन अट्रैक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे 12 कर रहे हैं, यहाँ पे 13, यहाँ पे 14, तो सबसे ज्यादा प्रोटॉन यहाँ पे खींच रहे हैं। इलेक्ट्रॉन बाई प्रोटॉन रेशो इसका सबसे कम होगा, तो साइज भी इसी का सबसे कम होगा। तो क्या आएगा, सिलिकॉन का 4+ का सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा किसका आ जाएगा, जहाँ पे इससे कम 13 एल्यूमिनियम 3+ का, फिर Mg2+ का, और सोडियम प्लस में सबसे कम प्रोटॉन पुल कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा साइज आ जाएगा।
आपसे क्या पूछा था, स्मॉलेस्ट साइज पूछा था, तो डी आंसर आ गया, ये आंसर आ जाएगा डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन में द फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन आर इन ऑर्डर। देखो ये एक ही पीरियड के एलिमेंट है, तो हम बोलते हैं लेफ्ट, एज वी मूव लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज होता है, और साइज डिक्रीज होने से हमेशा क्या होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। तो अगर हम साइज की बात करें तो साइज का ऑर्डर अपना ये आता है, सोडियम प्लस से ज्यादा Mg का, Mg से ज्यादा एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम से ज्यादा सिलिकॉन, सिलिकॉन से, सॉरी साइज उल्टा लिख दिया मैंने, साइज का डिक्रीज होगा ना लेफ्ट टू राइट, ये आ जाएगा फास्फोरस, फिर सल्फर, फिर क्लोरीन, फिर कुछ छूट तो नहीं कहा, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, और अब सबसे लास्ट में कौन आता है अपना, आर्गन। लेकिन आर्गन का साइज सबसे बड़ा होगा, क्यों, ये साइज का ऑर्डर लिखा मैंने, क्योंकि वान डेर वाल रेडियाई होती है इनर्ट गैसेज में, और हमें पता जिसका साइज बड़ा, देखो सोचो, एक तो ये है, ये छोटा सा स्पीसीज है, और एक स्पीसीज है बड़ा, ठीक, तो यहां से एक बार सही से बना लेते हैं। अब ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन निकालना है, इसको थोड़ा सा और छोटा बना दो, सही समझ में आएगा। इलेक्ट्रॉन एक तो यहां से निकालना है अपने को, एक यहां से निकालना है, कहां से निकालना आसान होगा, ये न्यूक्लियस के ज्यादा पास है तो न्यूक्लियस का ज्यादा पुल होगा, ये न्यूक्लियस से ज्यादा अवे है तो इस पे न्यूक्लियस का पुल कम होगा, तो यहाँ पे न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स कम होगा, तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी इसकी, कम होगी, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, यानी आयोनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। तो हम क्या बोल सकते हैं, अगर आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर लिखा जाए तो ऐसा होना चाहिए, सोडियम से ज्यादा मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम से ज्यादा एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम से ज्यादा सिलिकॉन का, सिलिकॉन से ज्यादा फास्फोरस, फास्फोरस से ज्यादा सल्फर, सल्फर से ज्यादा क्लोरीन, और आर्गन का सबसे कम होना चाहिए। लेकिन अब देखो क्या होता है इस केस में, यहां पे ऐसा होता है आर्गन का सबसे ज्यादा होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आर्गन का फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है, इनर्ट गैसेज का फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है, बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है, इलेक्ट्रॉन देना ही नहीं चाहती, बहुत मुश्किल होता है इनर्ट गैसेज से इलेक्ट्रॉन निकालना, तो इसलिए सबसे ज़्यादा होता है। फिर बात आ जाती है इन दोनों केस की और इन दोनों केस की, जहाँ पे हाफ फील्ड और फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन हमेशा ज़्यादा स्टेबल होंगे। अगर हम Mg के इनमें उल्टा हो जाता है, एल्यूमिनियम पीछे आएगा, फिर मैग्नीशियम आएगा, और यहाँ पे फास्फोरस आगे आएगा, और फिर सल्फर आएगा, क्योंकि फास्फोरस का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 3s2 3p3 हाफ फील्ड, और इसका होता है 3s2 3p4, दोनों में इलेक्ट्रॉन पी सब सेल से निकल रहा है, लेकिन यहाँ पे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है हाफ फील्ड, इसलिए यहाँ से मुश्किल होगा निकालना। और यहाँ बात करें मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में 3s2 3p1, तो यहाँ पे s सब सेल से इलेक्ट्रॉन निकालना, यहाँ p सब सेल से, या सेल सेम है, थर्ड सेल है सब में, लेकिन सब सेल अलग है, यहाँ एस से निकलेगा, यहाँ पी से, और मैंने बताया था एस की पेनिट्रेशन पावर सबसे ज़्यादा होती है, यानी वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे मुश्किल होता है, तो इसलिए मैग्नीशियम का ज़्यादा हो जाता है। अब आपको ऑर्डर बताना था, इनका ऑर्डर बता दो, सिलिकॉन का सबसे ज़्यादा, फिर मैग्नीशियम का आएगा, फिर एल्यूमिनियम का आएगा, और फिर सोडियम का आएगा। ये क्वेश्चन तो बहुत करा रखे क्लास में, तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर ए आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन में क्या दिया गया है, द सेट रिप्रेजेंटिंग द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल। भाई सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, ये तो उल्टा दे रखा है, ए तो रॉन्ग हो गया, बी क्या दे रखा है, बेरिलियम का सबसे ज़्यादा, फिर मैग्नीशियम का, फिर कैल्शियम का, बिल्कुल सही है। डाउन द ग्रुप क्या होता है, साइज बढ़ता है, आयोनाइजेशन एनर्जी घटता है। सी का दे रखा है बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का ज़्यादा होना चाहिए ना, ये ऑर्डर आना चाहिए था, ये भी रॉन्ग दे रखा है। डी जर्मेनियम, फिर दे रखा आपको सिलिकॉन, फिर कार्बन, तो डाउन द ग्रुप क्या होगा, डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, इसने इंक्रीज दिखा रखा है, तो ये भी रॉन्ग है। तो क्वेश्चन ए 16 का बी आंसर आ गया, बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 में द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज ऑफ द सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर वैल्यू फॉर एन एलिमेंट एक्स आर गिवन बिलो, फाइंड आउट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉर द एटम। देखो मैं लिख देता हूँ जल्दी जल्दी कि ए में देखा उसने फर्स्ट IE, ये वैल्यू देखिए 410 किलो जूल पर मोल। नेक्स्ट वैल्यू देखिए बी में देखा उसने सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज 820, और थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी जो दे रखी है 1100 किलो जूल पर मोल। फोर्थ दे रखी है 1500 किलो जूल पर मोल, और ई दे रखी है फिफ्थ आयोनाइजेशन एनर्जी 3200 किलो जूल पर मोल।
अब बोल रहा है उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 3 5 2, ये बताना है। एक बात बताओ, एनर्जी में गैप, आयनाइजेशन एनर्जी में सक्सेसिव IE1 IE2, देखो ये तो हमें पता है, IE1 से ज्यादा IE2, IE2 से ज्यादा IE3, IE4 उससे ज्यादा, I5 उससे ज्यादा, हमेशा यही होता है। लेकिन सबसे ज्यादा गैप कब आएगा, जब कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन गेन कर ले, जैसे नोबल गैसेज का, तो बहुत ज्यादा एनर्जी गैप आ जाएगा आयनाइजेशन एनर्जी का। तो सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी का गैप यहां दिख रहा है आपको, यहां पे दिख रहा है, यानी 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद उसने क्या कर दिया हुआ, नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लिया हुआ। और नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लिया यानी उसमें 4 इलेक्ट्रॉन, देखो उसने ये कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लिया, ठीक, यानी उस 4 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद। तो इससे पहले यानी इसकी जो नेक्स्ट सेल रही होगी n से नेक्स्ट वाली, तो उसमें 4 इलेक्ट्रॉन रहे होंगे और वो वैलेंस सेल तो वही होगी ना। जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं 2s2 2p6, तो फिर इसके बाद 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ आएंगे, 3s2 3p, तो वो आएंगे ना, तो ये थर्ड सेल में आएंगे। तो ये वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन होंगे 4, ऐसे एग्जाम्पल हो गया, यानी 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे उसमें। तो ये पूछ सकता है, या आपको 4 ऑप्शन देके पूछ लेगा इनमें से कौन सा एटम हो सकता है, तो आपको बताया सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, तो 4 तो होते हैं सिलिकॉन में, आप सिलिकॉन आंसर दे दोगे। तो फोर्थ कौन से में है, 17 का ए आंसर आ जाएगा, ए आ गया 17 का। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत आसान क्वेश्चन है, तो एनसीईआरटी में आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोइलेक्ट्रॉनिक आयंस द वन विच हैज द लोवेस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल। अरे यार ये तो कुछ भी नहीं है, सोडियम प्लस Mg2 प्लस F माइनस O2 माइनस, ये देखा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, जेईई मेंस में पूछा था अभी 2017 में, एज इट इज एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी में एक्सप्लेन कर रखा है। जब भी आयोनाइजेशन एनर्जी निकालनी है आयंस की, पहले तो उनके इलेक्ट्रॉन काउंट करो, 10 10 10, ठीक, इलेक्ट्रॉन आ गए। फिर आइसो इलेक्ट्रॉनिक है सभी, इलेक्ट्रॉन बाई प्रोटॉन रेशो चेक कर लो, इलेक्ट्रॉन बाई प्रोटॉन, इसमें 11 प्रोटॉन, इसमें 12 प्रोटॉन, इसमें 9 प्रोटॉन, इसमें 8 प्रोटॉन। अब जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन सबसे ज्यादा होंगे, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड सेम है, जिसमें प्रोटॉन यानी खींचने वाले ज्यादा होंगे उसका साइज छोटा, तो सबसे ज्यादा खींचने वाले किसमें है, Mg2 प्लस में, फिर सोडियम प्लस को खींचने वाले हैं, और फिर उससे कम किसको खींच रहे हैं, फ्लोरीन माइनस को, और सबसे कम किसको खींच रहे हैं, O2 माइनस को। तो ये साइज का ऑर्डर आ गया, तो ये साइज का ऑर्डर है। अब ये साइज का, तो ये साइज का हुआ, तो आयनाइजेशन एनर्जी का इसका उल्टा हो जाएगा, O2 माइनस का इलेक्ट्रॉन सबसे आसान होगा निकालना, फिर F माइनस का, सोडियम प्लस का, फिर Mg2 प्लस का सबसे टफ होगा। तो सबसे कम आयनाइजेशन पोटेंशियल पूछा था ना, तो आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा आपका, डी ऑप्शन में दे रखा है, ये रहा, ये डी ऑप्शन था आपका, O2 माइनस का। तो इतना आसान क्वेश्चन है, कभी साइज पूछता रहता है इसी क्वेश्चन का, कभी ऑर्डर पूछ लेता साइज का, कभी सबसे कम सबसे ज्यादा, ऐसे ही आयनाइजेशन पोटेंशियल का, कभी कम कभी ज्यादा कभी ऑर्डर, ये क्वेश्चन इसी को घुमाता रहता है उल्टा सीधा। समझ आ रही बात। क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन में the formation of the oxide ion requires first an exothermic process and then an endothermic step as shown below. This is because बोल रहा है कि जो पहला आयन बनता है ऑक्सीजन को एक इलेक्ट्रॉन देके O माइनस देते हैं हम, क्या होता है, तो इसमें डेल्टा H माइनस 142 किलो जूल पर मोल दे रखा है, और अगर हम क्या करें, उसको एक इलेक्ट्रॉन और दें, O2 2 माइनस बनाए, तो उसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है 844 किलो जूल पर मोल। तो ऐसा क्यों हो रहा है ये पूछ रहा है आपने से। देखो एक्चुअल में क्या होता है, जब हम पहला इलेक्ट्रॉन देते हैं ना किसी भी एटम में, जैसे ये एटम है, ये ऑक्सीजन एटम है, इसकी सेकंड सेल में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हमने दिया, जो कमिंग इलेक्ट्रॉन है और जो न्यूक्लियस है, तो इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज, तो ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एनर्जी रिलीज होती है। तो इस एनर्जी के रिलीज होने के कारण, तो इस एनर्जी, ये जो एनर्जी रिलीज होती है उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है, और ये हमेशा एक्सोथर्मिक होती है, फर्स्ट ये, ठीक। जिनका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है उनकी पॉजिटिव होती है बस, जैसे सोडियम, ये आपका नियोन है, आर्गन नोबल गैसेज है, या नाइट्रोजन फैमिली की स्टेबल होती है, या आपके ये एल्कलाइन अर्थ मेटल आ गई जिनमें NH2 कॉन्फ़िगरेशन होता है, नाइट्रोजन फैमिली में NH2NP3 होता है, और इनर्ट गैसेज में NH2NP6 होता है। तो इनमें स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के कारण ये इलेक्ट्रॉन नहीं लेंगे, और इलेक्ट्रॉन नहीं लेंगे अगर जानबूझकर देना चाहते तो एनर्जी देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ी तो एंडोथर्मिक प्रोसेस होगी। बाकी सभी केसेस में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, नेगेटिव होती है। इलेक्ट्रॉन आएगा तो ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन कमिंग इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस एनर्जी रिलीज होती है। लेकिन जब इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन आ चुका है एक एक्स्ट्रा, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज बोलते हैं हम, फिर नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जो आएगा तो वो इलेक्ट्रॉन आप इस नेगेटिव चार्ज में और इस नेगेटिव चार्ज में रिपल्सन होगा,
और रिपल्सन होने के कारण आप इलेक्ट्रॉन फिर भी डालना चाहते तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, वो प्रोसेस एंडोथर्मिक होगी। समझ में आ रही है? फिर हमेशा Ea2 हो चाहे Ea3 हो चाहे कितने इलेक्ट्रॉन देते रहे आप, आपको एनर्जी देना ही पड़ेगा। समझ आ रही बात? तो अब रीजन पढ़ दो क्या, दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन माइनस आयन विल बी टेंड टू रेजिस्ट द एडिशन ऑफ अनदर इलेक्ट्रॉन। यही तो मैंने बताया है। तो ऑप्शन ए ही आंसर आ गया इसका, तो ए ही सही है। बाकी भी पढ़ा देता हूं। ऑक्सीजन हैज हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये तो आंसर नहीं हुआ ना। उसने पूछा फर्स्ट नेगेटिव सेकंड पॉजिटिव है, क्यों? ये तो आंसर नहीं हुआ। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये भी आंसर नहीं हुआ। भाई सेकंड तो पॉजिटिव इसलिए ना क्योंकि उसमें कमिंग इलेक्ट्रॉन में और अनायन में रिपल्सन हो रहा है। ऑक्सीजन आयन हैज कंपैरेटिवली लार्जर साइज देन ऑक्सीजन एटम, साइज ज्यादा है लेकिन रीजन ये नहीं हो सकता ऑक्सीजन माइनस का, ऑक्सीजन एटम से ज्यादा साइज, लेकिन रीजन ये नहीं हो सकता ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20th क्वेश्चन में द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमेशा हम रिएक्टिविटी की बात करते हैं ग्रुप में, क्योंकि ग्रुप में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं। एक ग्रुप में सभी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं। तो अब ग्रुप में ही रिएक्टिविटी की बात होगी, क्योंकि अगर मान लीजिए हम बात करें हैलोजन की और ऑक्सीजन फैमिली को कंपेयर करें, तो हैलोजन में तो क्या होता है 2s2 NH2NP5, उनको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है वैलेंस सेल के इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन के लिए, और ऑक्सीजन फैमिली को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। ऐसे ही नाइट्रोजन फैमिली ले लो 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना कॉन्फिगरेशन कंप्लीट करने के लिए। अल्कली मेटल ले लेंगे, वो 1 इलेक्ट्रॉन छोड़कर अपना कॉन्फिगरेशन कंप्लीट करेंगे। तो हम इनको कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन एक ग्रुप में सबके वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन सेम है, उनको कंपेयर कर सकते हैं। तो जैसे अगर हम मेटल्स की बात करें तो मेटल्स में क्या होता है, एज वी गो डाउन द ग्रुप टॉप टू बॉटम, एज वी गो टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एनर्जी घटता है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इजीली दे देंगे। तो इलेक्ट्रॉन इजीली दे देंगे तो क्या होगा, अब रिएक्शन में होता क्या है, इलेक्ट्रॉन दे दिया है ले लिया, यही तो होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन इजीली दे देगा तो उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी ज्यादा है, तो रिएक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। यानी अगर आपसे पूछा जाए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम और सीजियम में सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी है, तो आप बोलोगे इसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम है, तो इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी सीजियम की। और सीजियम की रिएक्टिविटी इतनी ज्यादा होती है कि धूप में उसका इलेक्ट्रॉन क्या है, वो इलेक्ट्रॉन निकल जाता है सनलाइट में, और इसीलिए उसको तो हम किस में यूज करते हैं, वो जो फोटोवोल्टिक सेल बनाते हैं हम उसमें यूज करते हैं, सोलर सिस्टम, सोलर सेल्स में, इसलिए सीजियम को यूज किया जाता है। तो अगर हम बात करें अब हैलोजन फैमिली की, तो हैलोजन फैमिली में भी यही ऑर्डर आना चाहिए, डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती घटती है तो और रिएक्टिविटी का ऑर्डर ये आना चाहिए, लेकिन ये रॉन्ग है, क्योंकि हैलोजन्स इलेक्ट्रॉन देते नहीं है, लेते हैं। और इनके केस में हम रिएक्टिविटी देने और लेने पे नहीं करते, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे करते हैं, ये ध्यान रखना है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसीलिए क्वेश्चन क्लास में पूछा गया है, नोट्स में भी करा रखा है, वीडियो लेक्चर में भी है। ये रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये ध्यान रखना है। तो ऑप्शन चेक कर लो, 20th का आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो 20th का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 21st में देखा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लोवेस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। पहला है ऑक्सीजन, सेकंड है नाइट्रोजन, सी है फ्लोरीन और डी है सल्फर। देखो भाई क्या कर रखा है, यहां पे ये 4 दे रखे हैं, ये 3 दे रखे हैं, ये तीनों किसके हैं, ये सेकंड पीरियड के हैं और ये थर्ड पीरियड का है, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। तो सीधी सी बात है, थर्ड पीरियड वाले में 3 सेल होगी और उसका साइज भी बड़ा होगा, और साइज बड़ा होगा तो हम क्या कर सकते हैं, जिसका साइज बड़ा है, साइज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, घटेगा। तो इन तीनों में सबसे बड़ा साइज इसका है, तो यानी इन तीनों की आयनाइजेशन एनर्जी इससे ज्यादा होगी। तो सबसे कम किसकी हुई, इसकी हुई। और इन तीनों का कंपैरिजन करें तो फ्लोरीन की सबसे ज्यादा, फिर नाइट्रोजन की, फिर ऑक्सीजन की। नाइट्रोजन की क्यों ज्यादा होती है वो सबको पता है, क्योंकि इसमें हाफ फील्ड कॉन्फिगरेशन था। तो सबसे कम पूछी थी, सल्फर आंसर आ जाएगा, डी आंसर आ गया 21st का डी। ये ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चंस करने रहते हैं अपने को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22nd में द प्रोसेस रिक्वायरिंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, किसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। ए में दे रखा है F से F माइनस, बी में दे रखा है Cl से Cl माइनस, सी में दे रखा है ऑक्सीजन से O2 माइनस और डी में दे रखा है हाइड्रोजन से H माइनस। अब देखो आपको ये ऑप्शंस दे रखे हैं, अब आप सीधी सी बात बताऊं, एक इसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रिलीज होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रिलीज होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रिलीज होगी, इन 4 में। तो जब भी पहला इलेक्ट्रॉन आएगा तो ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड कमिंग इलेक्ट्रॉन हमेशा एनर्जी रिलीज होगी। लेकिन जैसे ही दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा
तो उसमें एनर्जी बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब होगी, क्योंकि एनायन बन जाएगा। थोड़ी देर पहले बताया था एनायन में इलेक्ट्रॉन डालोगे तो मुश्किल होगा, तो इसलिए इसमें क्या होगा, एनर्जी एंडोथर्मिक प्रोसेस होगी, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, एनर्जी रिक्वायर होगी। तो क्या आंसर आ जाएगा, सी आंसर आ जाएगा 22nd क्वेश्चन का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23rd में विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन शुड हैव द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर द सेम वैल्यू ऑफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर SPDF। इसमें पूछ रहा है हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू किसकी होगी। मैंने आपको बताया था अगर मान लीजिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है SPDF, इन सब सेल में सबसे मुश्किल इलेक्ट्रॉन निकालना कहां से होगा, तो जिसकी पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा होगी। पेनिट्रेशन पावर मतलब सेल सब सेल में से जाके इलेक्ट्रॉन निकाल के लेके आना, तो वो सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन पावर होती है S की, फिर P की, फिर T की। जैसे हम पढ़ते तो हैं बेरिलियम और बोरोन की बात करते हैं, इसका क्या होता है 3s, इसका 2s2, इसका 2s2 2p1। तो आयोनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट जाने पे इधर बढ़नी चाहिए, लेकिन ये एक्सेप्शन नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसके 2s से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, इसके 2p से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। तो सबसे टफ कहां से होगा इलेक्ट्रॉन निकालना, S सब सेल से होगा। आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन नंबर 24th क्वेश्चन में द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी हीलियम, मैग्नीशियम एंड सोडियम इज गिवन। बोल रहा हीलियम, मैग्नीशियम और सोडियम का ऑर्डर ये आता है फर्स्ट IE का। अब पूछ रहे हैं द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर देखा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी पूछ रहा है इनसे आपसे, यानी ये पूछ रहा है अगर हीलियम प्लस बन जाए और मैग्नीशियम प्लस बन जाए और सोडियम प्लस बन जाए, सबसे ज्यादा किसकी होगी। तो इसमें तो एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, इसमें रहेगा, ये किसका कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लेगा, नियोन और 3s1 यानी सोडियम का, और ये नियोन का कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लेगा। ठीक है, आप सोचेंगे सबसे ज्यादा इसका रहेगा, आप सोच भी रहे, सही रहे हैं, सोडियम का ज्यादा होगा, किससे, मैग्नीशियम से, नो डाउट, क्योंकि इसने स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लिया, मैं पहले भी बता चुका हूं। लेकिन इनका, इसका सबसे ज्यादा होगा हीलियम प्लस का। आप बोलेंगे सर इसने तो हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन गेन किया है, तो इसका तो नहीं होना चाहिए, हाइड्रोजन का कम होना चाहिए। लेकिन आप एक बात बताओ, वैसे ही हीलियम का बहुत ज्यादा होता है, हीलियम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में बहुत एनर्जी देनी पड़ती है, और जब हीलियम प्लस आयन बन जाएगा ना, तो उसमें एक तो इलेक्ट्रॉन रह गए और प्रोटॉन 2 रह गए, यानी इलेक्ट्रॉन बाई प्रोटॉन रेशो बहुत ज्यादा कम हो जाता है, इसलिए हीलियम की सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा रहेगी। समझ आ गया? तो 24th का आंसर क्या आ जाएगा अपना, बी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25th क्वेश्चन में द इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज ऑफ हैलोजेंस आर, हैलोजन की क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की दी गई है। द हायर वैल्यू ऑफ क्लोरीन हैज कंपेयर टू, हमें पता, देखो ऑर्डर ये होता है हैलोजेंस का, क्लोरीन की सबसे ज्यादा, फिर फ्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की। ठीक, हमेशा एक बात का ध्यान रखना, सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट्स है, सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स की थर्ड पीरियड वालों से कम होगी हमेशा। जैसे बोरोन की एल्यूमिनियम से कम होगी, और कार्बन की सिलिकॉन से कम होगी, नाइट्रोजन की फास्फोरस से कम होगी, सल्फर, ऑक्सीजन की सल्फर से कम होगी, और फ्लोरीन की क्लोरीन से कम होगी। उसका रीजन जानो। जैसे मैं अगर आपको एक एक्सप्लेन कर दूं, कोई भी एक एग्जांपल, बाकी सब एक्सप्लेन हो जाएंगे। क्यों? देखो इनका साइज होता है सबका छोटा, ठीक, इनमें पाई जाती है 2s और 2p सब सेल, और इनमें पाई जाती है 3s 3p में, ठीक, इलेक्ट्रॉन्स, और 3d होती है इनकी वैकेंट। तो एक तो इनका साइज जिसका छोटा होगा उसमें इलेक्ट्रॉन पहले ही और इलेक्ट्रॉन डालेंगे, रिपल्सन होगा, तो इलेक्ट्रॉन डालने पे कम अट्रैक्शन होगा न्यूक्लियस का, इसलिए एनर्जी कम रिलीज होगी। और इनके केस में क्या होता है, एक तो साइज बड़ा होता है, तो बड़ा होगा तो रिपल्सन वैसे ही कम होगा, और दूसरा इसमें 3d वैकेंट ऑर्बिटल भी पाए जाते हैं जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए थर्ड पीरियड एलिमेंट्स की ज्यादा होती है। तो ये ध्यान रखना है। क्लोरीन, अगर ऑक्सीजन फैमिली की बात करोगे ना, आगे क्वेश्चन भी फिर मैं सीधा बोल दूंगा, ये मैंने करवा दिया, यहीं इसी पेज पे होगा, इस पे तो नहीं है। जैसे ऑक्सीजन फैमिली का क्या होना चाहिए, सल्फर, फिर सेलेनियम, टेलेरियम, ये ऑर्डर आना चाहिए। ऑक्सीजन का यहाँ पे आना चाहिए था, लेकिन ध्यान रखना सबसे कम होता है, ऐसा आता है। और ऐसे ही नाइट्रोजन का भी बहुत कम होता है, ये याद रखने पड़ेंगे, थोड़े से थियोरेटिकल है। नाना पैटागर ऐसे सब भिखारी करते हो ना, ये ऑर्डर आता है। समझ आ रही बात? और अगर हम बात करें ऐसे, ये हमें लिख दिया जाए फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, सल्फर और कार्बन, सिलिकॉन आएगा, नाइट्रोजन फास्फोरस पीछे आएगा, क्योंकि इनका हाफ फील्ड रहता है, ये तो इलेक्ट्रॉन देना ही नहीं चाहते, लेना ही नहीं चाहते। तो इनमें सबसे ज्यादा इसका होगा फ्लोरीन, क्लोरीन में, और इनमें इन दोनों ये ऑर्डर आएगा, ठीक है। और इन दोनों में इनका ज्यादा, इनका ज्यादा।
फिर इसका ज़्यादा, यानी मैं फ्लोरीन और हेलोजन फैमिली का ऑक्सीजन से ज़्यादा, ऑक्सीजन का कार्बन से, कार्बन का नाइट्रोजन से, और हेलोजन में सबसे ज़्यादा किसका, क्लोरीन का, फिर फ्लोरीन का, ये दोनों एक साथ। फिर इनके बाद ऑक्सीजन फैमिली, इनमें सल्फर का ज़्यादा, फिर ऑक्सीजन का ज़्यादा। फिर कार्बन फैमिली, कार्बन फैमिली में सिलिकॉन का ज़्यादा, फिर कार्बन का। फिर नाइट्रोजन फैमिली, फिर फास्फोरस का, नाइट्रोजन का। ये ऑर्डर आएगा। तो इनमें से क्वेश्चन उठा के पूछता रहता है, मैंने सारे आपको करा दिए। तो इसका रीजन देख लो कौन सा दे रखा है 25 में, वीकर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन इन क्लोरीन। यही तो मैंने बताया है कि क्लोरीन में वीकर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होता है, इसलिए क्या होता है, क्लोरीन की ज़्यादा होती है किससे, हेलोजन्स में सबसे ज़्यादा, फ्लोरीन से भी ज़्यादा होती है। ठीक, हायर एटॉमिक रेडियस ऑफ फ्लोरीन, नहीं ये तो रीजन नहीं हो सकता। स्मॉलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। मोर वैकेंट पी सबसेल इन क्लोरीन, वैकेंट पी थोड़ी होती है, डी होती है। तो ओनली आंसर ए इज द राइट ऑप्शन। तो 25 का ए आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 में विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ क्लोरीन इज लेस देन फ्लोरीन। ये बात अभी तो हमने पढ़ी थी यार, क्लोरीन की फ्लोरीन से ज्यादा होती है, इसने पहली स्टेटमेंट रॉन्ग दे दी, अभी तो पढ़ा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज मोर देन क्लोरीन, बी सही है। सी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ ब्रोमीन इज लेस देन क्लोरीन, ये भी सही है, अभी ऑर्डर देखा था, क्लोरीन फिर फ्लोरीन फिर ब्रोमीन, आयोडीन की सबसे कम, सबसे ज्यादा क्लोरीन की, फिर फ्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की, ये भी सही है। सी भी सही है। डी द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन इज मोर देन दैट ऑफ ब्रोमीन, ये भी सही, क्लोरीन की ज्यादा होती है। तो कौन सा ऑप्शन रॉन्ग है, ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग एटम हैज द हाईएस्ट आयोनाइजेशन, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। सोडियम दे रखा है, फिर एक पोटेशियम रुबिडियम दे रखा है, और ये इसी के पीरियड का आएगा स्कैंडियम। अब जैसे मैंने आपको बताया था, ये सेकंड पीरियड, ये थर्ड पीरियड का है, ये फोर्थ पीरियड का है, ये फिफ्थ पीरियड का है। तो आप ये सोच सकते हैं कि सबसे ज्यादा इसकी होगी, क्योंकि नीचे जाने पे एज नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होती है तो आयोनाइजेशन एनर्जी घटती है। अगर ओनली इसके इन तीनों के बारे में बात करें तो सही है, ये तो ऑर्डर बिल्कुल सही है। लेकिन अगर हम बात करें स्कैंडियम की, स्कैंडियम के केस में दिक्कत आ जाती है। क्यों? क्योंकि स्कैंडियम का जो कॉन्फ़िगरेशन लिखा था वो लिखा था आर्गन 3d1 4s1। भले ही आप यहाँ पे नियोन 3s1 लिख रहे हो कॉन्फ़िगरेशन सोडियम का, तो वहां पे 3s से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो या 4s से, लेकिन यहाँ पे जो डी सबसेल आती है ना, डी सबसेल में जैसे ही इलेक्ट्रॉन आया तो डी सबसेल का जो शील्डिंग इफेक्ट होता है बहुत कम होता है, और शील्डिंग इफेक्ट बहुत कम होने के कारण जो 4s के इलेक्ट्रॉन है उनके ऊपर न्यूक्लियर का अट्रैक्शन बढ़ जाता है, और न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ने से उनकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाती है, इससे भी ज्यादा होगी स्कैंडियम की। समझ आ रही बात, सोडियम से भी ज्यादा। तो ऑप्शन चेक कर लो, 27 का सी आंसर आ जाएगा। तो ये था 27। क्वेश्चन नंबर 28, द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज ऑफ 3 हेलोजेंस एक्स वाई एंड जेड आर। एक्स वाई और जेड, ये देखिए -349, ये -333, सॉरी -325, ये ऑर्डर तरीका बोल रहा है। देन एक्स वाई जेड आर रिस्पेक्टिवली। तो हमें पता है हेलोजेंस का ऑर्डर ये होता है Cl2 F2, अभी हमने देखा था Br2 और I2, ये ऑर्डर आता है किसका, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ये ऑर्डर तो बताओ, सबसे ज्यादा ये देखो एक्स की दे रखी है, ये वाई हो जाएगा, ये जेड हो जाएगा, तो Cl2 F2 Br2 ये हो जाएंगे। तो आंसर देख लो, I2 का इसने डिस्कस ही नहीं किया है, तो बी ऑप्शन में दे रखा है ऐसा आंसर। तो 28 का आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ बेरिलियम इज सिमिलर टू। बोल रहा बेरिलियम की किसके सिमिलर होगी, तो पहला ऑप्शन दिया गया है हीलियम, बी ऑप्शन दिया गया बोरोन, सी दिया गया लिथियम, और डी दिया गया सोडियम। भाई जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर होगा उनकी होगी, क्योंकि देखो बेरिलियम में क्या होता है, इसका होता है 1s2 2s2, और इसका फुल फील्ड सबसेल होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन लेता ही नहीं है, इसकी बहुत ज्यादा पॉजिटिव होती है, और पॉजिटिव को हम मानते नहीं, उसको जीरो बोल देते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को। अब इन केस का देख लो 1s2 है इसका 2s2 2p1 है, और इसका 2s2 1s2 2s1 है, तो इसका नियोन 3s1 है। तो देख लो जिसका फुल फील्ड है वो इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा इजीली, और जो इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ज्यादा होगी। तो इस केस में ओनली हीलियम आ रहा है, तो हीलियम और बेरिलियम की सिमिलर होगी। समझ आ रही बात, तो 29 का आंसर ए आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30th क्वेश्चन में क्या दिया गया है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 10⁶ एटम्स ऑफ आयोडीन इन वेपर स्टेट आर कन्वर्टेड टू आयोडीन आयन इज 4.9 × 10⁻⁻13 जूल। बोल रहा है जब
आयोडीन गैसियस एटम दे रखे कितने 10 की पावर 6 इज कन्वर्टिंग इनटू आयोडीन गैसियस आयन 10 की पावर 6 गैसियस आयन बन रहे। देन एनर्जी रिलीज इज इक्वल टू डेल्टा एच इक्वल टू 4.9 इंटू 10 की पावर -13 जूल। देन व्हाट विल बी द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ आयोडीन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये तो इतने एटम की दे रखी है, अपने को पूछ क्या कर रहा है, एक एटम की पूछ रहा है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक 10 की पावर 6 एटम की इतनी है, तो एक एटम की कितनी होगी, इतनी हो जाएगी, ये 10 की पावर -13 डिवाइड बाई 10 की पावर 6, ठीक। इसको हम क्या लिख सकते हैं 4.9 इंटू 10 की पावर -19, ऐसा लिख सकते हैं। तो ऐसा लिख देंगे तो ये किस में आई, जूल में, लेकिन वो जूल में नहीं पूछ रहा अपने से, ये जूल पर एटम आ गई, अपने से पूछ क्या रहा है, जूल इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछ रहा है, तो हमें पता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल, एंड 1 जूल इज इक्वल टू 1/1.6 इंटू 10 की पावर -19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखने के लिए 4.9 इंटू 10 की पावर -19, 1 जूल को क्या लिखते हैं 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ये कैंसिल, और इसको लिख सकते हैं 49/16 विच इज इक्वल टू 3.0, और बचेगा इसमें 1.6, इतना आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। आंसर चेक कर लो, क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर डी आ जाएगा, ठीक है।